हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। तो यार आज का ये जो वीडियो है ना, ये देखने से पहले आप एक छोटा सा ना टाइम निकाल लेना अपने लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी लाइफ के लिए नहीं होगा। ये एक ऐसी वीडियो है जो आपकी स्टार्टिंग और लास्ट होगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि मैं जेई 2024 के लिए कैसे प्रिपरेशन करूं, कैसे मेरा आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन हो। चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हैं, चाहे आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, या चाहे आप ड्रॉपर हैं, जो जेई 2024 की तैयारी कर रहा है वो इस कंप्लीट वीडियो को देखेगा। और इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में जरूर ये लिख के बोलना कि क्या आपका एम है, कौन सी आईआईटी आपका एम है, क्योंकि बार बार कमेंट करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड जरूर एक्टिव होता है। अब बात कर लेते हैं जेई 2024 के अंदर क्या होने वाला है। पहले एक चीज समझो, आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से वाकिफ होंगे कि किस तरीके का जेई मेन का पैटर्न आ रहा है। एक्चुअल में जेई मेन के पैटर्न में फिजिक्स जो है वो इजी आ रही है, केमिस्ट्री जो है वो मॉडरेट आ रही है, और मैथमेटिक्स जो है वो टफ आ रही है। ये 2 साल का ट्रेंड बन चुका है। तो सौरभ भैया, अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो ड्रॉप के अंदर मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, मुझे कौन से किस कैटेगरी के कोचिंग को जाना चाहिए ऑनलाइन, या मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इसके बारे में आज मैं पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। ध्यान से देखना। अब यार पहला काम ये होता है कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में हम बारीकी से जाने कि वो एग्जाम के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो देखो, जेई 2024 जेई का निकालना है, इसका मतलब पहले आपको मेंस क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको यहां पर एडवांस्ड क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आप किसी डिसेंट आईआईटी में पहुंचोगे, वरना मेन से आप किसी एनआईटी में पहुंचोगे। अब यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या उठता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सौरभ भाई मेंस कैसे हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा तो मेंस एक पड़ा हुआ है। तो मेंस के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 चीजें आ रही हैं, लेकिन अब कट ऑफ जो है वो काफी बढ़ चुका है। यानी अब आपके लिए कंपटीशन एक हायर नोट पे हो चुका है। यानी अब बच्चे 11 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं एग्जाम के लिए। आप सोच के देखो कितना बड़ा नंबर होता है। 11 लाख पीपल्स आर अपियरिंग फॉर जेईई मेन एग्जामिनेशन। तो कुछ तो ऐसा आपको करना है कि भैया आपका रैंक एक सेटिस्फाइंग रैंक की तरह आए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट, स्टार्ट अर्ली। देखो, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि आपके पास टोटल, देखो आपका पहला एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका होगा मेरे दोस्त जैन में, आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बचे हुए हैं आपके पास। इस 9 महीने में आपको 11th भी पढ़ना होता है, 12th भी पढ़ना होता है, और पढ़ने से ज्यादा इनका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो अब आप ये समझ लो कि अगर आप जेईई 2024 के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या जेईई 2024 आपका टारगेट है, तो लड़ाई आसान नहीं है। आपको वो करके दिखाना है, वो एनर्जी आपको लगा के दिखाना है जो अभी तक आपने कभी यूज नहीं किया है। यानी दोस्तों, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में ओवरऑल 30 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर मैं यहीं पर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में ओवरऑल आपको 30 चैप्टर पढ़ने हैं, और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो ओवरऑल 30 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप ईयर लेने का मतलब है कि आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि सौरभ भैया मैं तो 15 चैप्टर पढ़ूंगा, मैं तो 10 चैप्टर पढ़ूंगा, मैं तो 2 छोटा छोटा क्रैश कोर्स करके आगे बढ़ जाऊंगा। कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप ये जान जाओ, अपने दिमाग में बात अपने इंसर्ट कर लो कि शॉर्टकट कुछ भी हो, चाहे आप तुक्का लगा रहे हो, चाहे आप क्रैश कोर्स कर रहे हो, चाहे आप केवल फॉर्मूला पढ़ के रिवाइज करके जा रहे हो, चाहे आप ये कर रहे हो कि सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाऊंगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप बीच में ऐसे पेंडुलम की तरह नाचते रहोगे, अंत में रिजल्ट खराब, डिप्रेस्ड हो जाओगे, रोओगे और कुछ नहीं होने वाला। तो अगर पेंडुलम की तरह नहीं नाचना है तो अपने आप से एक चीज कमिटमेंट कर लो कि एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास कि मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, ये कर लूंगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। तब आप जेईई की लीग से आउट हो, हट जाओ, निकल जाओ बाहर। माफ करना, थोड़ी मेरी बातें बुरी लगती होंगी आपको, लेकिन यही सच्चाई है
कि जो बच्चा शुरुआत में ये कि यार मैं 15 ही चैप्टर मैथ में करूंगा, 15 ही चैप्टर केमिस्ट्री में करूंगा, 15 चैप्टर फिजिक्स में करूंगा, भैया जेईई मेन होता है ऑनलाइन में 4 शिफ्ट, 8-8 10-10 पेपर, कौन से चैप्टर को छोड़ेगा भाई जेईई मेन का पैनल? हर पेपर में किसी न किसी चैप्टर के सवाल तो रहेंगे। तो रूल नंबर 1, स्टार्ट अर्ली। 30 30 60 30 90, आपके पास यहां पर 90 टोटल चैप्टर है, ये देख लो 90 चैप्टर हैं, और कुल मिला जुला के आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 डेज है। अब आप एक चीज समझ लो, 90 चैप्टर 270 दिन, अपने दिमाग में डाल लो, 90 चैप्टर 270 दिन, 90 चैप्टर 270 दिन। तो स्टार्ट अर्ली का मतलब क्या है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो। काउंसलिंग, एडवांस्ड और अलग अलग एग्जाम के चक्कर में अगर पढ़ोगे तो फिर उसका बहुत इंपैक्ट नहीं रहेगा। अगर आपने पूरा डिसाइड कर लिया है कि मैं 1 साल अपने आप को दूंगा, तो मेरे दोस्त स्टार्ट अर्ली, क्योंकि देर से स्टार्ट करने वाले सितंबर अगस्त में स्टार्ट करेंगे ड्रॉपर, और आपके पास ये यहां तक का मौका है। कई बच्चे अगस्त में स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 महीने तो उनके ऐसे ही व्यर्थ हो गए। तो सवाल ये उठता है कि स्टार्ट अर्ली करने के लिए क्या करें? तो स्टार्ट अर्ली करने के लिए देखो, सबसे पहले कोई भी कोचिंग, कोई भी किताब आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता है सिलेक्शन की गारंटी तो वो होता है आपका दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क। अब जब मैं हार्ड वर्क कहता हूं ना, तो इसको गलत इंटरप्रेट करो कि भैया हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि भाई बैठ के केवल पढ़ाई कर रहे हो, सुबह उठे कोचिंग गए, रे मेरा बेटा 6 घंटा कोचिंग जा रहा है, 6 घंटे कोचिंग से वापस आ रहा है, ऑटो में धूल धड़क्का खा रहा है, मेरा बेटा आके फिर तुरंत किताब खोल के उसमें नोट्स अपने फेयर पे, ये हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क कई तरीके के होते हैं। एक होता है बेचारा मजदूर जो अपने शारीरिक हार्ड वर्क करके 2 रुपए कमाता है, एक होता है ऑटो चालक जो अपने शारीरिक वर्क को यूज करके चलाता है, एक होते हैं जो इंजीनियर जो अपने मेंटल हार्ड वर्क को यूज करते हैं। तो आपको लेबोरियस नहीं बनना है कि नहीं कोचिंग जाना, वो काउंट भी मत करना, वो हार्ड वर्क जानते हो क्या होता है? हार्ड वर्क होता है ये। अब देखो यहीं से आपके टॉपर या अच्छे बनने की शुरुआती स्टार्ट होना शुरू होगा। इस पॉइंट तक अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना कि क्या ये पॉइंट आपको हिट किया, क्या रियल मीनिंग आपको पता चला हार्ड वर्क क्या है। मैं आपको रियल मीनिंग बता रहा हूं, हार्ड वर्क का रियल मीनिंग क्या होता है इन टर्म्स ऑफ स्टडी। मैं आपको हार्ड वर्क की रियल मीनिंग बताता हूं। जैसे आप जेईई नीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करते हैं तो हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क का मतलब नहीं कि आप ईंटा धो रहे हो, आप मजदूर की तरह काम कर रहे हो, वो हार्ड वर्क नहीं, वो तो फिजिकल आपने कितना काम किया। हार्ड वर्क स्टडी का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले कि आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम दिया। अब यहां से समझना, यहां से टॉपर की शुरुआत होती है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जिन्होंने बहुत बार क्या किया हुआ, कोई सवाल उनको मिला, सपोज करो इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिल गया, यहां पर कुछ उसने दे दिया और यहां पर बोल दिया कि तुमको एक छोटा सा सेक्शन कटवा दिया, ठीक है, ये मान लो किसी भी एंगल पर सेक्शन कट गया, ठीक, और यहां पर कुछ रो करके दे दिया, ऐसे कर दिया, रो इजकल टू रो नॉट, यहां पर अल्फा ए आर क्यूब, अल्फा ए और अल्फा ए बाई आर क्यूब, और यहां पर कंडीशन कुछ लगा दिया, ठीक। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कि भैया ऐसे सवाल हैं, इसका मतलब मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, गिव अप मार देते हैं। और आपके दिमाग की सबसे गंदी आदत बताऊं, ध्यान से मेरी बात सुनो, फ्यूचर IITian हो आप लोग, बड़ा भाई मानना मुझे, मैंने भी जेईई मेन की तैयारी की थी, क्लास 12th में मेरे 122 नंबर आए थे। जेईई मेन की तैयारी के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक रूटीन होता था, उठता था, कोचिंग जाता था, कोचिंग से ब्रेक होता था, हॉस्टल मेरे पास था, मेस में खाना खाता था, फिर कोचिंग जाता था, आता था, शाम को चाय पीता था, और रात भर रगड़ के पढ़ाई होती थी। मैंने कभी ना बहुत किताबें नहीं फॉलो की, अपने मॉड्यूल्स को किया, जो स्टैंडर्ड SCV है उसको किया,
केमिस्ट्री किया। रोज सुबह मेरा एक आदत था, मेरी आज की नहीं, मैं 8 साल से इस यूट्यूब चैनल पे हूँ। मैंने IIT BHU में पढ़ाई किया है। मैं शुरुआत से एक ही चीज बोलते आया हूं कि जब भी सो के उठो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, जब भी सो के उठो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, तब आप देखो आपको कितना मजा आता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो दिल टू दिल वाली बात है। कोई यहाँ स्ट्रेटजी सेशन नहीं ले रहा हूं, आपकी आंखें खोल दूं, आप साल भर अच्छा पढ़ो, आप साल भर अच्छा करो, तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई धन नहीं है, मेरे लिए उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है कि आपके रैंक बने। तो यहां पर आओ, आपके दिमाग की सबसे गंदी आदत क्या है? एक बार आपने किसी चीज को छोड़ दिया, मान लो मुझे ये टास्क मिला, मान लो ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल मैंने क्या किया, यहां दिख रहा होगा आपको, ये सवाल मान लो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये सवाल मैंने छोड़ दिया, नहीं किया। अब मेरा दिमाग क्या है ना, वो समझ जाएगा ये तो डरपोक इंसान है। जब भी कोई बड़ा सवाल देख रहा है, जब इसको नहीं समझ में आ रही, ये फाइट मारने को तैयार ही नहीं है। तो अगर ये फाइट मारने को तैयार नहीं है, तो बार बार हर सवाल में आपका दिमाग आपको वहां टिकने नहीं देगा। और यही हर बच्चे की सबसे बड़ी वीकनेस है। कोई बच्चा जेईई मेन या जेईई एडवांस में गधा क्यों हो जाता है, बताओ जरा? वो क्यों नहीं सवाल लगा पाता है? कभी सोचे हो? वो इसलिए नहीं लगा पाता है, क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को ये समझा दिया है कि भाई तुमसे ये सवाल नहीं लगेगा, और आपका दिमाग बार बार उस ट्यून को पकड़ लिया। तो फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करो ना यार। अगर कोई सवाल कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस सवाल को करो। पहले बार में नहीं आया, दूसरी बार ट्राई करो, नहीं आया, उसके टॉपिक्स को पकड़ो, फिर ट्राई करो, नहीं आया, फिर उसके बाद किसी टीचर से पूछो, सॉल्यूशन देखो। जब आप 1 2 3 बार उस सवाल को हराने के पीछे भागें, आपका दिमाग समझ जाएगा ये मुझे बड़ा प्रेशर दे रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है मुझे ये, तो आपको वो बार बार सवाल जल्दी लगाएगा। बॉडी बनेगी एक्सरसाइज से, दिमाग खुलेगा मेंटल एबिलिटी से, मेंटल प्रैक्टिस से, ये याद रखना। तो टाइम दो क्वेश्चंस के ऊपर, कितना तुमने टाइम दिया, तुम्हारा सर कितना दुखा, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा हार्डवर्क होता है मेंटेनिंग प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लस रिवीजन नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स। अब आपको लग रहा होगा सौरभ ये क्या बात करो, ये हार्डवर्क में सेकंड पॉइंट है कि मेंटेनिंग प्रॉपर स्ट्रेटजी, रिवीजन नोट, शॉर्ट नोट। जी हाँ, डिसिप्लिन से बड़ा कोई हार्डवर्क नहीं है। अगर एक बच्चा है, उसको पता है कि मुझे इतने बजे रोज उठना है, इतने बजे मुझे रोज इनऑर्गेनिक पढ़ना है, इतने बजे मुझे रोज फिजिक्स करना है, इतने बजे मुझे बाहर जाना है, इससे ज्यादा मुझे एक समय भी नहीं देना है किसी को, तब जाकर वो बच्चा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ाई करेगा। और इतिहास गवाह है, जिसने भी स्ट्रेटजी से काम किया, बड़े बड़े योद्धा आते थे लड़ाई करने, किसी के पास लाखों सैनिक होता था, 10-10 हजार सैनिक लाखों सैनिक को हरा दिया करते थे। किसके दम पे? स्ट्रेटजी के दम पे। क्या उनके पास ज्यादा हथियार थे? नहीं। क्या था उनके पास? समय कम था, उनके पास हथियार कम थे, सैनिक कम थे, लेकिन स्ट्रेटजी जबरदस्त थी। तो स्ट्रेटजी मतलब कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। रिवीजन मतलब संडे का दिन मेरा केवल रिवीजन के लिए निकलेगा। इतनी मोटी किताब है यार, इतनी मोटी किताब है, सोच के देखो इसको कैसे पढ़ोगे। इतना टीचर आपको पढ़ा दिया, अगर आप संडे को टाइम नहीं निकालोगे तो आपको कहां से वो याद रहेगा। तो हर बच्चा ये गलती करता है, रिवीजन करेगा ही नहीं। भाई मैं कह रहा हूं कि आप 7-6 दिन पढ़ो, संडे का दिन केवल रिवीजन और बुकलेट सॉल्व करने में निकाल दो ना, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना इंप्रूव कर लिया। आपने मान लो 5-6 दिन आपकी क्लास चली, 6 दिन में आपके 2 चैप्टर केमिस्ट्री में, 2 चैप्टर फिजिक्स में, 2 चैप्टर मैथ में पढ़ाए गए। आप केवल एक संडे निकाल के ले लो अपने पास, और फिर मुझे बताना आपकी तैयारी, आपका पढ़ाई, आपका लगन, आपका नंबर अपने आप ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रो होने लगेगा। केवल जो पिछले संडे, उसके संडे, उसके संडे, ये आप कंपाउंडिंग करते जाना कि जितना ज्यादा मैं रिवीजन करूंगा संडे को, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि जब भूल ही जाओगे पिछली सारी चीजें, तो आपका दिमाग एक्टिव है ही नहीं। थर्ड चीज है गिविंग सेल्फ स्टडी टाइम। अब आप ये बोलोगे सौरभ भैया ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या है ये सेल्फ स्टडी का मतलब? एक बहुत बड़ा भ्रम है क्या कि मेरा बेटा 9 बजे जा रहा है, 4 बजे कोचिंग से वापस आ रहा है, 4 बजे आ रहा है मेरा बेटा, तो 4 बजे से फिर जा रहा है एक ट्यूशन वाले सर के यहाँ, तो ये इसका हार्ड वर्क है। अजी ये हार्ड वर्क नहीं है, ये दुनिया, माता पिता दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए समय है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आपने अपने से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में
कितना टाइम डिवोट किया है या कितना टाइम दिया है, इसको कहते हैं हार्डवर्क, इसको कहते हैं हार्डवर्क। और इतिहास गवाह है कि यदि आप डेली 2.5 आवर ईच सब्जेक्ट पे या ईच चैप्टर पर नहीं दे रहे हो तो आप उतना अच्छा रैंक तो मत ही एक्सपेक्ट करो जितना भी आप सोच रहे हो कि मैं किसी एनआईटी सुंदर एनआईटी में बैठा हूंगा, मत एक्सपेक्ट करो। उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस। अब प्रॉपर एनालिसिस कैसे होगी, इसके लिए आपका जो मैंने प्लान बताया, संडे को टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद उसको रिव्यू करना है। जैसे अब आप पूछोगे सौरभ ये टेस्ट कहाँ से दे, कोचिंग नहीं टेस्ट करा रही तो हम कहाँ से दे? दुनिया भर का ऐप अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, फोन अवेलेबल है। आपको मान लो वेक्टर पढ़ा दिया आपके कोचिंग में, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, फटाक से उसका टेस्ट मारो, रिवाइज करो, खत्म बात। ये एक जेई एडवांस जेई मेन के लिए प्रॉपर एक फ्लो है कि भैया मैं कैसे करूं, और ये पॉसिबल है सिर्फ आपके डिटर्मिनेशन से। आज मैं यहां पर एक चुनौती दे रहा हूं, कोई बच्चा वीक नहीं है, कोई बच्चा गधा नहीं है। अगर वो ये मान ले कि हाँ सारी चीजें मैं बिल्कुल जैसे सौरभ भैया बोले वैसे अडॉप्ट करूंगा, तो हमने देख लिया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अब आगे किसके सहारे बढ़ना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोचिंग, अगर आप जेई 2024 को ड्रॉप कर रहे हो, यानी आप मान के चल रहे हो कि आप जेई 2024 में पार्टिसिपेशन करोगे, तो आपके सामने कई सारे तथ्य रखना चाहूंगा मैं, जो कि आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात तो यहां पर यह आ जाती है कि अगर आप 12th पास्ड हो और आपका 3rd अटेम्प्ट है, ठीक, तो आप यहां पर केवल सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले सकते हो। लेकिन क्राइटेरिया समझ के रखिए, क्राइटेरिया क्या है वो समझिए। क्राइटेरिया ये है कि अगर आप तीसरी बार यानी 3rd ड्रॉपर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि ये वाली क्राइटेरिया आपके साथ फुलफिल होनी चाहिए कि आप 12th पास हो, 2 बार आपने जेई एडवांस दिया, अब लास्ट अटेम्प्ट आप मार रहे हो जेई मेन 2024 के लिए। सेकंड आता है कि भैया अगर आप 12th पास्ड हो, ठीक है, और अगर आप सिर्फ और फ्रेश ड्रॉप कर रहे हो, फ्रेश ड्रॉपर हो, यानी सिर्फ और सिर्फ इसी बार आप ड्रॉप करने जा रहे हो, तो आपके लिए जितना जल्दी आप ऑनलाइन से दूरी बना ले उतना ही जल्दी आपके लिए फायदा है। मैं खुद ऑनलाइन हमारे कोर्सेज चलते हैं, लेकिन फिर भी सोचो मैं ऑनलाइन के विरोध क्यों करता हूं, क्योंकि ये रैंक कम देगा, डिस्ट्रैक्ट आपको ज्यादा करेगा, फिजिकली तो करेगा ही करेगा, मेंटली भी करेगा। बार बार स्क्रीन टाइम बढ़ने से आपका प्रोडक्टिविटी घटेगा। जब आप कोचिंग जाते हो माहौल बनता है, वाइब मिलती है, आपकी फिजिकल चीजें स्ट्रांग होती है, आपका दिन अच्छा होता है, आप खुशी खुशी काम करते हो। तो मेरा यह सजेशन है, अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं बच्चों, मेरा यह सजेशन है कि आप अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग को से टू बाय बाय टाटा। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ मोबाइल लैपटॉप भी ड्रॉप करेंगे। अगर आपको कोई टेस्ट देना है तो आप उस दिन मोबाइल अपना निकालें, उस पर्टिकुलर, कोई आपके जीवन काल में कोई ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं होना है। क्योंकि ऐसी बात है कि आपका अगर कोई भी नोटिफिकेशन आने वाला है जनवरी जेई मेन का, तो वो आएगा नवंबर में, और कोचिंग के टीचर माहौल बना के आपको बता देंगे। तो कोई इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में घटना घटेगी नहीं। मम्मी पापा से बात करना है तो कीपैड मोबाइल रखो, कीपैड मोबाइल अभी भी चलता नहीं है तो बोलो मैं ऑर्डर करके आपके लिए भिजवा दूं। ऑफलाइन कौन सा चूज करें सौरभ भैया? क्या कोटा जाके पढ़ें? बिल्कुल मत जाना। अगर आपको कोटा जाने का बहुत इच्छा है तो जाओ, मैं नहीं मना कर रहा हूं, मैं कोई नहीं होता हूं मना करने वाला। पैसा आपका, दिल आपका, कोटा जाकर बहुत कुछ झंडे नहीं गड़ते हैं, ठीक है, रियलिटी ये है। बाकी भले रिजल्ट आते हैं, आप देखो कोचिंगों के रिजल्ट 4-4 लाख एनरोलमेंट है, 20,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या उसका सिलेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप ऑफलाइन में अपनी लोकल बेस्ट कोचिंग को चूज कर लो।
ठीक है, वहां पढ़ो, घर के आसपास रहो, सेम सिटी में रहो, वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, पढ़ाई ज्यादा होगी। ये रहा भैया एक की वो है। और जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे 12th में वो भी कहीं 12th का प्रोग्राम ज्वाइन करें और 11th को क्रिटिकल रूप से देखें। जो उनका 11th है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से देखें। जैसे जो बच्चे 12th में, उनका है कि सौरभ भैया मुझे जेईई 2024 में पेपर देना है, तो मैं क्या करूं? आपके लिए 11th का काम संडे को तो पक्का है, मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड की तैयारी तो करनी करनी है साथ में। तो आप क्या करोगे, जो संडे आपको मिले, आधा दिन, पूरा आधा दिन या शाम तक 11th आपको मगना है। हाँ, 12th वालों के लिए एक चीज हो सकता है कि भाई कोचिंग में तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, हर कोचिंग में नहीं, मेरे यहाँ तो 12th में 11th पढ़ाया जाता है, हमारे बनारस वाली कोचिंग में। लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इसके लिए आपको एक नसीहत में दे सकता हूं कि आप ऑनलाइन रेफर कर सकते हो। आप यहां पर ऑनलाइन रेफर कर सकते हो कि ऑनलाइन हो जाएगा आपका, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं मुझे, आप एक बार ऑनलाइन जा सकते हो। तो ये जेईई 2024 वालों के लिए कि कोचिंग को किस तरीके से ले, उसके बारे में मैंने यहां पर बता दिया कि भैया आप ऐसे कोचिंग को जरूर ऑप्ट कर सकते हो। अब पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि सौरभ भैया पढ़ाई कैसे करें। तो जब हम बात करते हैं ना टाइम टेबल का, ठीक है, तो टाइम टेबल मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को खुद से बनाना चाहिए। मैं टाइम टेबल आपके लिए कुछ एक हेल्प कर देता हूं कि इस तरीके का एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ कंपोनेंट आपको बता देता हूं, उस कंपोनेंट को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं कि आपको टाइम टेबल का क्या मतलब है उसको समझ लो कि टाइम टेबल क्या होता है। वैसे आपको जो कंपोनेंट बता रहा हूं उस कंपोनेंट को ध्यान देना, क्योंकि आपका टाइम टेबल आपके मुताबिक चले तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होती है जो बच्चों के लिए जरूरी है, वो होती है कि बच्चे कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करते हैं। ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, क्योंकि जब कोचिंग वाले इनऑर्गेनिक पे आते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ा देते हैं, या उनके पास जो एनसीईआरटी कवरेज होता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे में मैं जो फॉलो किया अपनी लाइफ भर में वो आप फॉलो कर सकते हैं। कंपोनेंट बता रहा हूं, टाइम टेबल अपने आप से बता देना। हाँ, मैंने बताया टाइम टेबल के अंदर अगर आप कोचिंग वाले बच्चे हो यानी कोचिंग जा रहे हो, तो आपके लिए 2.5 घंटे गुणे 3 ये आपकी प्रिपरेशन होगी। यानी आपका जो सेल्फ स्टडी आवर आएगा, SHU जो आएगा वो आएगा 7.5 घंटे। अगर आप सेल्फ स्टडी टोटल कर रहे हो यानी कोचिंग नहीं जा रहे हो, तो 7 घंटे, 6 घंटे सोने और 4 घंटे अदर एक्टिविटीज को निकाल दिया जाए तो आपके पास 10 घंटे निकाल दिया, 14 घंटे की सेल्फ स्टडी ये आपके लिए है। जो बच्चे केवल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 14 घंटे की सेल्फ स्टडी। जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं जा रहे उनके लिए क्या हो, तो दिन भर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए 2.5 घंटे का फिजिक्स, 2.5 घंटे का केमिस्ट्री, 2.5 घंटे का मैथ का स्लॉट होना चाहिए कि भैया मैं ये पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। यानी 7.5 घंटे की मेहनत आपको मेरे भाई करनी ही करनी है। अब आगे क्या, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो मैं करता था, कंपोनेंट डालो कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठता था, तो मॉर्निंग में उठने के बाद क्या होता है कि आप उतना फ्रेश फील करते नहीं हो, ठीक है ना, तुरंत बेड से उठ के तुरंत जाने का मन करता है। तो मैं एनसीईआरटी की किताब अपने बगल में ही रखता था बेड के पास। उठा, चश्मा लगाया, ऐसे ही बस उसको देख रहा हूँ, पेंसिल लिया था, पेंसिल से लिखते गया उसी पे कुछ, उसी में नींद भी आ गई, कोई बात नहीं। फिर अलार्म लगा हुआ है, स्नूज हो रहा है, थोड़ी देर और उठे, पढ़ लिए। तो वो जो सुबह वाला होता है ना कि जैसे 6 बजे उठने का टाइम है, तो 6 से 7 में इसमें कम से कम आप 40 से 50 मिनट का कंटेंट मार जाओगे रोज। तो आपका एक बेहतर इनऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि भैया हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और इनऑर्गेनिक तैयार करने के बाद आपका एक लोड कम हो जाएगा। एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप डेली सुबह का टाइम निकालिए। ये सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 12th में चाहे 11th में हो, आप एनसीईआरटी रीडिंग मारते रहो इनऑर्गेनिक का। उसके बाद बात आ जाती है कि
टाइम टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। ये बहुत जेई वाले बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि पढ़ाई, टाइम टेबल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मतलब कि पढ़ाई के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है, हैं? तो देखो पढ़ाई के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है उसको समझो। तो पहला कंपोनेंट होता है दोस्त मेरे कि थ्योरी पार्ट आपकी कितनी अच्छी है, ठीक है, ये हो गया पहला कंपोनेंट, थ्योरी पार्ट आपकी कितनी अच्छी है कि भैया आप थ्योरी कितने। दूसरा हो गया कि थ्योरी के साथ साथ ये हो गया आपका कोई भी सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट जो मैं चैप्टर लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हो गया आपका कोई भी चैप्टर। अब चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों आपको पहला कंपोनेंट क्या करना है कि जैसे आप बैठे पढ़ाई करने के लिए तो आप उसके थ्योरी को थोड़ा रिवाइज करके रखोगे। थ्योरी रिवाइज करने के बाद आपका दूसरा काम क्या हो जाता है, सौरभ भैया थ्योरी रिवाइज हो गया, दूसरा काम होता है आपका कि इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस ये आपका होना चाहिए। भैया मेरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के बाद आपको क्या हो गया, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना होगा कि अब देखो जब आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया, थ्योरी किया, प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया, तो प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम फंसे होंगे जो आपने ढूंढे होंगे, उस पर समय दिया होगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को पकड़े होंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, जो लगे कि हाँ यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अब ये एक चीज यहां पर मैं तुमको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं, क्या है वो ये है कि ये जो तरीका है 3 पार्ट में, इस 3 पार्ट को सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसको दोगे। चूंकि एक जेई के एग्जाम में चाहे वो जेई हो चाहे वो जेई मेन हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जीक्यूशन यानी एप्लीकेशन पार्ट का। कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों अगर आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक ऐसा द्वार है जो आपको हर जगह से कनेक्ट कर देगा। मान लो मैं कोई प्रॉब्लम कर रहा हूं, लेट्स सपोज मान लो मैं ये प्रॉब्लम कर रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेलोसिटी v ऑन द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एज सोन इन फिगर। लेट्स सपोज मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूं ये वाला। यहां पर एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है और ये कैपिटल F से खींचा जा रहा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी v व्हेन द फोर्स कांस्टेंट बिकम 4k देन द फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2-4 कॉन्सेप्ट है इसको करने के। मैं पहले काम क्या करूंगा, पहले मुझे इसकी थ्योरी आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए कि फोर्स क्या होता है माइनस ऑफ के एक्स। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अच्छा इक्विलिब्रियम पे क्या होता है एफ बराबर 0। अच्छा अगर मुझे 2 लोगों का कंपेयर करना है तो एक्स डैश और एक्स का कंपेयर करूंगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ही नहीं पता है तो क्या सवाल करोगे आप। उसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, मान लो ये एक्स डैश नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स नॉट। फिर हमने इसको v वेलोसिटी दिया और ये इलोंगेशन हो गया 4 टाइम्स ऑफ x। तो अब क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फिर उसके बाद बनेगा एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि जितना इलोंगेट होने में जाएगा उतना ही पोटेंशियली उसको खींचा जाएगा पीछे। तो कहने का मतलब इस सवाल के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। फॉर्मूला पता है मुझे, थ्योरी आती है, कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा, जब आप प्रॉब्लम को करते जाओगे तब कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे। थ्योरी से कॉन्सेप्ट नहीं बनते, प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट बनते, ये याद रखो। अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाऊं तो एडवांस जेईई मेन क्या मेरे से बहुत दूर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, मुझे फॉर्मूला पता है, और जब इस तरीके के वर्डिंग आएंगे सवाल के कि इक्विलिब्रियम है, खींचा जा रहा है, टाइम पीरियड बताओ, एनर्जी बताओ, वेलोसिटी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, टाइम पीरियड बताओ, कंपेयर करो, तो जब मैं प्रॉब्लम किया रहूंगा, जब मैं अपने ऊपर समय दिया रहूंगा, तब तो मेरा ये क्लियर होगा। कैसे क्लियर हो जाएगा कि भैया आईआईटी निकालना है, चलो आईआईटी निकल गया, इससे तो नहीं क्लियर होगा ना आईआईटी। तो क्या क्या करना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए जेईई के लिए,
कॉन्सेप्ट बनाने के लिए प्रॉब्लम करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद जब तुम प्रॉब्लम्स कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, उसके बाद प्रॉब्लम अटैक करो। तो ओवरऑल एक जेई वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थ्योरी, थ्योरी के बाद एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय। समय जब तक नहीं समय दोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। समय का मतलब जितना प्रॉब्लम सॉल्व उतना कॉन्सेप्ट बनेगा। यानी ये वाला जो पार्ट है वो कनेक्टेड है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस विल ओपन ऑल द डोर्स फॉर यू। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये पढ़ाई का एक तरीका हो गया, थ्योरी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, शॉर्ट्स नोट्स। अब ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। फिर इसके बाद संडे आ गया। संडे को क्या? रिवीजन, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस। इससे ज्यादा किसी जेई वाले की जरूरत है क्या? इससे बड़ा स्ट्रेटजी कोई है क्या? इस पूरे भारत देश में कोई इससे अच्छी पढ़ाई की कोई टेक्निक है तो मुझे बता दो, या इससे अच्छी रैंक लाने की स्ट्रेटजी बता दो। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर यह होगा कि सौरभ भैया अभी तो आपने बुक नहीं बताया कौन कौन सा फॉलो करना है, आपने मॉड्यूल नहीं बताया कौन कौन सा फॉलो करना, आपने टेस्ट सीरीज नहीं बताया कौन कौन सा फॉलो करना, आपने ये नहीं बताया कपड़े कौन से पहनने, आपने नहीं बताया टेबल कौन सा होना चाहिए। अरे यार, उस सब की कोई जरूरत नहीं है। सारे किताब, सारे टीचर, सारे कोचिंग सब अच्छे हैं। बुराई कहाँ है पता है? अब मैं बताता हूं बुराई कहाँ कहाँ है। एक स्टूडेंट जो जेई नहीं निकालता है वो फेल क्यों होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कोई नहीं करता। आज मैं वो डिस्कस करूंगा कि एक बच्चा फेल क्यों होता है, वाई, कि भैया मैं पढ़ा भी हूं, मैंने सब कुछ किया, मैंने मेहनत किया, मैं फेल क्यों हुआ, मेरा कोई जेई का रैंक नहीं निकला। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको वो झलक दिखाऊंगा जो झलक आप हो सकता है 1 साल बाद देखो, और आपका फ्यूचर चेंज करने का भी ताकत आपके पास है। लेट्स सी। 1 साल की कंप्लीट मेहनत है आपकी। 1 साल बाद आपकी समाज में एक नई इज्जत होने वाली है। आपके माता पिता एक नई उम्मीद में कि मेरा बेटा एनआईटी, आईआईटी निकालेगा, मैं जाऊंगा, मेरा सीना चौड़ा रहेगा, उस फेज को जिएगा। और आपने मेहनत किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक ऐसी कमी थी जो आपको भी पता थी, और आप किसी कारणवश जेईई मेन में या जेईई एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो पाते। वो दिन आपके लिए बहुत बुरा होगा। वो जो दिन होगा, उसके आने वाले जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाता, आपके लिए, आपके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्क होगा। क्योंकि आज भी इंडियन सोसाइटी में कंपटीशन एग्जाम ना निकलने पर बच्चे निराश, हताश, परेशान होते हैं, क्योंकि उनका उससे उम्मीद, सपना सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो वो जो आपके साथ 1 साल बाद होगा, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करो। कई बच्चे हैं जिनके माता पिता, भैया भाभी जबरदस्ती उनको जेईई में घसीट के लेते आए कि मेरा बेटा जेईई मेन, जेईई एडवांस की पढ़ाई करेगा। तो आपके दिमाग में क्या चलने लगा? आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग होने लगा। रीजन नंबर 1, ओवर थिंकिंग होने लगा कि अगर मेरा जेईई मेन, जेईई एडवांस नहीं निकला तो मेरे पापा ने तो जमीन बेची है, ठीक है, मेरे भैया ने तो मुझको डांट के यहाँ भेजा है, मेरी मम्मी पापा ने मुझसे बहुत आस और उम्मीद लगाया हुआ है। ये सिर्फ मैं बच्चों आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं निकला तो मेरे पापा की इज्जत क्या रह जाएगी, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, मेरा जो पैसा मेरे पापा लगा रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा, मुझे कोटा भेजे हैं, कोटा में जाने के बाद मेरा क्या इज्जत रहेगा कि मैं तो इतना बड़ा 1.5 लाख रुपए पर ईयर दे के आया हूँ लेकिन मेरा जेईई नहीं निकला। तो माय डियर फ्रेंड, इस ओवर थिंकिंग की वजह से हर साल लाखों बच्चों का जेईई और नीट का सपना रह जाता है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको प्रोडक्टिव थिंकिंग करने से रोक देती है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा डोपामाइन रिलीज करती है जो आपके समय को किल करती है, और आप उस ओवर थिंकिंग को एंजॉय करने लगते हो। आपको लगता है कि आप बहुत सीरियस हो या ओवर थिंक कर रहे हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। 1 नंबर के गधे हो आप। आपका दिमाग आपको ओवर थिंकिंग के इस ऐसे जंजाल में पकड़ लिया है, जिस जंजाल में घुसते ही आप पढ़ने बैठोगे, 2 मिनट बाद आपसे सवाल नहीं बनेगा, आप ओवर थिंकिंग के मोड में चले जाओगे।
ओवर थिंकिंग आपको धीरे 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 करके सुला देगा। तुमसे नहीं हो पाएगा, सो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। ओवर थिंकिंग रिलैक्स स्टेट में ला देगा, आपको ये आभास दिलाएगा कि तू तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, तू तो सोच रहा है सबके बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप कितना समय वेस्ट कर चुके हो। कैलकुलेट करो, इतना समय आप वेस्ट कर चुके रहोगे, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार इस जी के जंजाल में पड़ गए, पूरी लाइफ बर्बाद करके रख देगा। तो ओवर थिंकिंग से बचने का रीजन क्या है, तरीका क्या है? एक्सेप्ट द टाइम, बिलीव इन गॉड, अपने अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिनको आप मानते हो उनके ऊपर ट्रस्ट रखो। आज भी कई लोग नास्तिक हैं जिनको भगवान पे कोई विश्वास नहीं, कोई वो नहीं है। आप भगवान पर इतना विश्वास रखो कि अगर आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा, बस इतना याद रखो। आपको जमीन, जायदाद, डांट, आस, उम्मीद, पापा, मुंह, पैसा, कोटा, इन सब के बारे में नहीं सोचना है। ये जो होगा वो समय से होगा, नहीं निकलेगा इतना करने के बाद भी वो अलग बात है, अलग फैक्टर है, बट आपको कर्म ना करने देगा, ये आपका ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम, उसको छोड़ देना। दूसरा, एडिक्शन ऑफ पॉर्न, गर्ल्स, स्मोक, ड्रिंक, इंस्टा, आउटिंग, फ्रेंड जोन या फ्रेंड सर्किल, क्या उसको बोलते हैं, मैं तो इतना जानता भी नहीं हूं। ये एक ऐसे वर्ड्स है, गर्ल्स की जगह बॉयज भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे हैं, कई लोग पॉर्न के शिकार हैं, कई लोग गर्ल्स के शिकार हैं, बॉयज के शिकार हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर दिन कर रहे हैं, आउटिंग मतलब बाहर घूमना उमना हो गया, फ्रेंड सर्किल उनके खूब है, फ्रेंड साइकिल लिख दिया क्या मैंने, सर्किल, ठीक है। तो ये सब जान के जंजाल है, ये सब बेकार चीजें हैं, आपको बर्बाद करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। अरे कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में नशेड़ी बनो, गजड़ी बनो, क्या फर्क पड़ता है, हैं? लेकिन जब तक तुमको यार कुछ कर ना लो, कुछ झंडे गाड़ ना लो, क्यों? आप एक बात बताओ, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है वो घूम रहे हैं गोवा जा जाके, कौन उनसे पूछने आ रहा है? लेकिन तुमको अभी चाहिए सब कुछ मजा, क्लास 12th में, क्लास ड्रॉपर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मजा ले लो, मजा लेने के बाद सब्जी लगा लेना ठेला पे। तो ये चीज ध्यान रखो कि इसमें से कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नो मोबाइल, नो एडिक्शन, नो स्मोक, नो ड्रिंकिंग, नो इंस्टा आईडी, आउटिंग भाउटिंग, फ्रेंड सर्किल, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो रिलेशनशिप। है भी तो तोड़ दो, बहुत मिलेंगी। मेरा वो ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आपका रिश्ता मैं तोड़ना चाहता हूँ, मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। बाद में तुम सब लगोगे बोलने के, अरे सौरभ क्या आदमी हो यार, तुम तो रिश्ता भी तोड़वा दोगे। तो ये कुछ रीजन है बाबू फेल होने के, और इन सारे रीजन में सिर्फ एक रीजन है जो आपको पास करा सकता है, वो है सेल्फ बिलीव इन गॉड, कर्म आपका। तो होप करता हूं कि मैंने आपको जेईई 2024 के लिए एकदम रेडी कर दिया, आपके मेंटेलिटी को पूरा चेंज कर दिया। अगर चेंज कर पाया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से अप्रिशिएट जरूर करिएगा। आपके जेईई 2024 के इस उम्दा जर्नी में मैं आपके साथ ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहें। मैंने बता दिया है कि कोई कोचिंग, कोई बुक, कोई खराब नहीं होती। जो चीजें मैंने आपको बताई है सिर्फ उनको आप फॉलो करिए, आपका जेईई 2024 में रैंक आएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।